नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुरेरिया सर की बुक मध्यकालीन भारतीय वस्तुनिष्ठ, जिसमें अब तक हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा अरब और तुर्क आक्रमण, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत और इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के 500 राजवंश। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, कला और संस्कृति के बारे में। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित पहला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन नायब के पद के संबंध में कौन सा सही है? सल्तनत कालीन नायब के पद के संबंध में कौन सा सही है? पहला है कि नायब ए मामलिकात का पद का सर्जन बहराम शाह के द्वारा किया गया था, तो यह सही है। दूसरा है नायब पद वजीर से बड़ा होता था, यह भी सत्य है। तीसरा है कि सबसे पहला नायब इख्तियारुद्दीन एतगिन को बनाया था। सबसे पहला नायब है जो इख्तियारुद्दीन एतगिन को बनाया था, यह भी सत्य है। और चौथा है कि नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना नायब नियुक्त किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को जो अपना नायब नियुक्त किया था, तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या कभी कभी वजीर और नायब का पद एक ही व्यक्ति को भी दे दिया जाता था, जैसे मलिक काफूर और नसरुद्दीन खुसरो मलिक वजीर के साथ साथ नायब भी रहे थे। तुगलक वंश की स्थापना के बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित दो कथन दे रखे हैं, जिसमें पहला कथन है कि दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो दीवान ए मुस्तखराज जो विभाग है, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बल्कि इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो एक नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा है कि यह राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की बकाया राशि की जांच और उसे वसूलने से संबंधित था। तो जो दीवान मुस्तखराज विभाग है, यह राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की बकाया राशि की जांच और उसे वसूलने से संबंधित था। तो यह बात है जो बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर इसका सही होगा, 1 है इसका गलत। बी नंबर ऑप्शन। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। इसकी मृत्यु के बाद यह विभाग बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई दीवान ए वजारत के कार्यालय के बारे में प्रकाश डालना चाहे तो उसको एक किताब लिखनी पड़ेगी। अगर कोई दीवान ए वजारत के कार्यालय के बारे में प्रकाश डालना चाहे तो उसको एक किताब लिखनी पड़ेगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अमीर खुसरो का। ए नंबर ऑप्शन। क्योंकि वजीर को बहुत सारे विभागों का काम देखना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रांत के लिए प्रयुक्त नहीं होता था? कौन सा शब्द जो प्रांत के लिए प्रयुक्त नहीं होता था? तो विलायत, इक्ता और खिता, यह प्रांत को कहा जाता था। सिख जो शब्द है यह जिलों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। प्रांतों को विलायत, इक्ता व खिता भी कहते थे। प्रांतों को सिख यानी कि जिलों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग के समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों को कहा जाता था। सल्तनत काल में जो समस्त राजस्व विभाग के समस्त अधीनस्थ कर्मचारी थे, इनको क्या कहा जाता था? कारकुन। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने इक्तादारी को वंशानुगत बना दिया? कौन से सुल्तान ने जो इक्तादारी को वंशानुगत बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर है जो विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें से बताने चारों कथनों में से सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कथन है कि अलाउद्दीन पहला सुल्तान था
जिसने भूमि की पैमाइश करवाकर कर वसूलना प्रारंभ किया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कर कर वसूलना प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने कर की नगद अदायगी अनिवार्य की। अलाउद्दीन के काल में भू राजस्व 50% था। अलाउद्दीन ने ग्रामीण प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप किया और ऐसा करने वाला वह पहला सुल्तान था। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सद्र उस सुदूर किससे संबंधित था? सल्तनत काल में सद्र उस सुदूर किससे संबंधित था? धर्म से। यह धर्म विभाग का प्रधान था। जकात नामक कर पर उसका अधिकार होता था, जिसका उपयोग मदरसों, मकतबों, मस्जिदों की आर्थिक सहायता में देने में होता था। इसका काम इस्लामिक कानूनों के प्रसार, उसके पालन और मुस्लिम हितों की रक्षा करना था। अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्लिम उलेमाओं के नियंत्रण पर व प्रबंधन की जिम्मेदारी सद्र उस सुदूर को सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। पहला है कि सुल्तान की सहायता के लिए परामर्शदात्री मंत्री परिषद होती थी। सुल्तान की सहायता के लिए परामर्शदात्री मंत्री परिषद होती थी, जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। तो यह सही है, मजलिस ए खलवत जो सुल्तान की सहायता के लिए परामर्शदात्री मंत्री परिषद थी। दूसरा मजलिस ए खलवत के दो भाग होते थे, जिन्हें बार ए आम और बार ए खास कहा जाता था। तो ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही होंगे। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे? किसके अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे? तो यह हमें जो जानकारी दी है, यह दी है फरिश्ता ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भूखंड जिससे प्राप्त आय किले की सेना के लिए आरक्षित थी। वह भूखंड जिससे प्राप्त आय जो किले की सेना के लिए आरक्षित थी, वह भूखंड कहलाता था मफरूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरिब, मंजनिक और अरादा क्या है? मगरिब, मंजनिक और अरादा क्या है? तो यह हथियारों के नाम है। भारी पत्थर या धातु के गोले फेंकने के लिए इन हथियारों या मशीनों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में कौन से कथन सत्य है? पहला है कि मुशरिफ ए मुमालिक महाल लेखाकार होता था। मुशरिफ ए मुमालिक जो महाल लेखाकार होता था। मुशरिफ ए मुमालिक का कार्यालय दीवान ए अशरफ कहलाता था। मुशरिफ ए मुमालिक का कार्यालय दीवान ए अशरफ कहलाता था। तो दोनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में मसाहत शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? सल्तनत काल में मसाहत शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? भूमि मापन की प्रणाली के लिए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करवाकर लगान वसूलना प्रारंभ किया। इसे ही मसाहत कहा गया, जिसमें विश्व को न्यूनतम इकाई माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी शहजादों की शिक्षा हेतु उत्तरदायी था, साथ ही यह मदिरा विभाग का भी प्रभारी था? कौन सा अधिकारी जो शहजादों की शिक्षा हेतु उत्तरदायी था और साथ में यह मदिरा विभाग का प्रभारी था? तो यह था वकील ए दर। 2 नंबर ऑप्शन। यह शाही महल का भी प्रभारी था और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का भी प्रबंध करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सल्तनतकालीन अधिकारियों और उनके कार्यों को सुमेलित कीजिए। सल्तनतकालीन अधिकारी और उनके कार्यों को जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहले अधिकारी का नाम दे रखा है अमीर आखुर। अमीर आखुर के पद पर जो नियुक्त होता था, उसका कार्य होता था असूसाला का प्रधान। असूसाला के प्रधान को अमीर आखुर कहा जाता था। दूसरे नंबर पर है चाशनीगीर। चाशनीगीर जो शाही रसोई का प्रबंधक होता था। तीसरे नंबर पर है सर ए जानदार। सर ए जानदार है जो सुल्तान के अंग रक्षकों का प्रधान होता था और सर ए जमादार जो सुल्तान के
वस्त्रों का प्रबंधक। अमीर याकुर असुसाला का प्रधान, चासिनीगिर शाही रसोई का प्रबंधक, सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान और सर ए जमादार जो सुल्तान के वस्त्रों का प्रबंधक। बी ए सी डी, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत कालीन विभाग शाही सचिवालय के समान था? कौन सा सल्तनत कालीन विभाग है जो शाही सचिवालय के समान था? दीवान ए इंसा। इस विभाग पर शाही पत्राचार, शाही घोषणा व राज के अभिलेखों की जिम्मेदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने नगद वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान के माध्यम से वेतन देने की प्रथा को पुनः शुरू किया? किस सुल्तान ने नगद वेतन देने के स्थान पर भूमि अनुदान के माध्यम से वेतन देने की प्रथा को पुनः शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने नगद वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान के माध्यम से वेतन देने की प्रथा को पुनः शुरू किया था, जिसे अब वजह कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में वकील ए सुल्तान का पद किसने शुरू किया? सल्तनत काल में वकील ए सुल्तान का पद किसने शुरू किया था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने। यह सामान्य शासन व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी काल में व्यय के कागजातों की देखभाल करने के लिए किस विभाग की स्थापना की गई? खिलजी काल में व्यय के कागजातों की देखभाल करने के लिए किस विभाग की स्थापना की गई थी? दीवान ए वकूफ। ए नंबर ऑप्शन। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है। एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है। सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभिमान का दूसरा स्रोत नहीं है और हो भी नहीं सकता। यह कथन किसका है? एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है। सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभिमान का दूसरा स्रोत ना है और ना ही हो सकता है। यह कथन किसने कहा था? यह कहा था बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियां भुआ किस सुल्तान का वजीर था? अब मियां भुआ कौन से सुल्तान का वजीर था? सिकंदर लोदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सल्तनतकालीन शासक के काल में वजीर की शक्तियां निम्नतम बिंदु पर पहुंची थी? कौन से सल्तनतकालीन शासक के काल में वजीर की शक्तियां निम्नतम बिंदु पर पहुंची थी? बलबन के समय। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नी के अनुसार दक्षिणी भारत को छोड़कर दिल्ली सल्तनत में कुल कितने प्रांत थे? बर्नी के अनुसार दक्षिणी भारत को छोड़कर दिल्ली सल्तनत में कुल कितने प्रांत थे? तो 20 प्रांत। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिणी भारत में 5 प्रांत थे: देवगिरी, तेलंगाना, माबर, द्वार समुद्र और काम्पिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सल्तनत कालीन अधिकारी गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था? निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत कालीन अधिकारी है जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था? तो यह होता था बरीद ए ममालिक। बे नंबर ऑप्शन। सल्तनत काल में स्थायी सैनिकों को कहा जाता था। सल्तनत काल में स्थायी सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो स्थायी सैनिकों को वजहिस कहा जाता था और अस्थायी सैनिकों को गैर वज या गैर वजहिस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मुस्तौफी ए मुमलिक मुस्तौफी ए मुमलिक जो महाले का परीक्षक होता था, इसका कार्य व्यय की जांच करना था। इसका कार्यालय दीवान ए इस्तीफा कहलाता था। इसका कार्यालय जो दीवान ए इस्तीफा कहलाता था। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। 6 नंबर ऑप्शन। मुशर्रिफ का काम विभिन्न विभागों से प्राप्त हिसाब का लेखा जोखा रखना था, जबकि मुस्तौफी इस हिसाब किताब की जांच अर्थात ऑडिट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने एक नया प्रयोग करते हुए सुल्तान के परामर्श के लिए हम भूतपूर्व वजीरों को आमंत्रित किया? कौन से सुल्तान ने एक न्यू प्रयोग करते हुए सुल्तान के परामर्श के लिए भूतपूर्व वजीरों को आमंत्रित किया था? तो यह किया था गयासुद्दीन तुगलक ने।
सही नंबर ऑप्शन। गयासुद्दीन तुगलक ने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुइजुद्दीन तथा निजाम उल मुल्क जुनैदी को परामर्श हेतु आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। प्रशासन से संबंधित कौन कौन से कथन सत्य है। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक होता था। तीसरा, दीवान ए अर्ज को संस्थागत और स्वतंत्र रूप बलबन ने प्रदान किया था। और चौथा, अहमद अयाज इमादुल मुल्क। अहमद अयाज इमादुल मुल्क आरिज ए मुमालिक नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तुगलक वंशी सुल्तान ने इस्लाम ग्रहण कर चुके किस तुगलक वंशी सुल्तान ने इस्लाम ग्रहण कर चुके एक तेलंग ब्राह्मण को अपना पहला वजीर नियुक्त किया था। तो यह किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने इस्लाम ग्रहण करने के बाद खान ए जहां मकबूल प्रथम को अपना पहला वजीर नियुक्त किया। फिरोज उसे अपना भाई कहता था। यहाँ तक कि एक बार उसने कहा कि खान ए जहां ही वास्तविक सुल्तान है। वह 18 वर्ष तक वजीर रहा। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र जोना खां को खान ए जहां मकबूल द्वितीय की उपाधि प्रदान कर वजीर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सल्तनत कालीन सुल्तान कहता था कौन सा सल्तनत कालीन सुल्तान कहता है कि मैंने अपना समस्त राजस्व सेना को शक्तिशाली बनाने में खर्च कर दिया। कौन सा सल्तनत कालीन सुल्तान कहता है कि मैंने अपना समस्त राजस्व जो सेना को शक्तिशाली बनाने में खर्च कर दिया है। तो यह बात कहता है बलबन। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन सैन्य संगठन के बारे में कौन सा कथन सही है। इनमें से सही कथन बताना है कि कौन कौन सा कथन है जो इसमें से सत्य है। पहला कि सेना मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित थी। तो सेना 3 श्रेणियों में नहीं, बल्कि सेना जो 2 श्रेणियों में विभाजित थी, 3 में नहीं। पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा कि हस्म ए कल्ब केंद्रीय सेना थी जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। हस्म ए कल्ब जो केंद्रीय सेना थी सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, यह सत्य है। कल्ब ए सुल्तानी का नियंत्रण नायब के हाथ में था। तो कल्ब ए सुल्तानी है, यह हस्म ए कल्ब का ही दूसरा नाम है। हस्म कल्ब और कल्ब सुल्तानी एक ही सेना है। और इस सेना का यह केंद्रीय सेना होती थी जो सुल्तान के नियंत्रण में होती थी, ना कि नायब के। तो 3 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। चौथा है कि हस्म अथरफ प्रांतीय सेना थी। हस्म कल्ब जो केंद्रीय सेना थी, वहीं हस्म अथरफ है जो प्रांतीय सेना थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। तो 2 और 4, दूसरा और चौथा इसमें सही है। 6 नंबर ऑप्शन। सेना की 2 श्रेणियां थी, हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी, या इसे स्वार ए कल्ब कहा जाता था। सभी एक ही है। एक केंद्रीय सेना थी जिसका नियंत्रण सुल्तान के पास था। हस्म ए अथरफ यह प्रांतीय सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में सबसे लंबी अवधि तक वजीर रहा। निम्नलिखित में से कौन है जो सल्तनत काल में सबसे लंबी अवधि तक वजीर रहा था। अहमद अयाज। 6 नंबर ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अहमद अयाज को ख्वाजा जहां की उपाधि के साथ अपना वजीर नियुक्त किया। यह एक उम्रदराज व्यक्ति था जो पहले गयासुद्दीन तुगलक के काल में लोक निर्माण विभाग में नायब था। मोहम्मद बिन तुगलक इस पर इतना विश्वास करता था कि जब वह किसी अभियान में बाहर जाता तो दिल्ली का प्रशासन उसे सौंप कर जाता। वह मोहम्मद तुगलक के संपूर्ण कार्यकाल में वजीर बना रहा। सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबी अवधि अवधि तक वजीर के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश का काल विजारत के संस्था के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। कौन सा वंश का काल है जो विजारत की संस्था के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। तो यह तुगलक वंश। 6 नंबर ऑप्शन। अफीफ के अनुसार तुगलक काल में वजीर पद का न केवल महत्व बढ़ा, बल्कि फिरोज तुगलक का समय वजीर व विजारत का स्वर्ण काल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों और उनके वजीरों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित सुल्तानों और उनके वजीरों को सम्मिलित कीजिए। पहला वजीर है फक्र ए मुदविर। फक्र ए मुदविर है जो इल्तुतमिश का वजीर था। फक्र ए मुदविर इल्तुतमिश का वजीर था। ख्वाजा मौजुद्दीन रजिया सुल्तान का वजीर था। अहमद अयाज ख्वाजा जहा। अहमद अयाज ख्वाजा जहा जो मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था। और खाने जहा मकबूल प्रथम फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। डी, सी, बी और ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य कथन है। तो इसमें पहला कथन है कि अलाउद्दीन ने दोआब क्षेत्र में मिल्क वक्फ इदरात और इनाम भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया था। तो ये सही है। अलाउद्दीन के काल में खूत मुकदम और चौधरी कर के दायरे से बाहर थे। तो अलाउद्दीन के काल में खुद मुकदम और चौधरी कर के दायरे से बाहर नहीं थे, बल्कि इन पर इनका जो विशेषाधिकार था वो खत्म किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि अलाउद्दीन ने नगद कर वसूली को बढ़ावा दिया था। अलाउद्दीन ने नगद कर वसूली को बढ़ावा दिया था, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 नंबर इसका गलत होगा। बे नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन ने खुद मुकदम चौधरियों के विशेषाधिकारों का अंत किया। बर्नी के अनुसार इसका परिणाम यह निकला कि वे अब घोड़ों पर नहीं चढ़ सकते थे, पान की गिलोरियां नहीं दबा सकते थे, और वे इतने गरीब हो गए कि उनकी बीबियों को मुसलमानों के घरों में जाकर काम करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिकारियों को उनके प्रशासनिक पद के अनुसार उच्च स्तर से निम्न स्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित अधिकारियों को उनके प्रशासनिक पद के अनुसार उच्च स्तर से निम्न स्तर में अवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे उच्च पद है या सबसे उच्च पद आएगा मलिक का। मलिक के पश्चात दूसरे नंबर पर अमीर, तीसरे पर सिपह सालार, और सबसे छोटा पद आता है इसमें सरखेल का। इन चारों पदों में सबसे छोटा जो पद है ये सरखेल का। 2, 4, 1 और 3 द नंबर ऑप्शन। सुल्तान के बाद खान, खान के बाद मलिक, मलिक के बाद अमीर, अमीर के बाद सिपह सालार, सरखेल और सबसे छोटा सिपाही। 10 मलिक एक खान के बराबर 10 मलिक के बराबर एक खान होता है। 10 अमीर के बराबर एक मलिक होता है। 10 सिपह सालार के बाद बराबर एक अमीर होता है। 10 सरखेल के बराबर एक सिपह सालार होता है। और 10 सिपाही है जो एक सरखेल के नियंत्रण में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सल्तनत कालीन विभागों व उनके सुल्तानों व उनके निर्माता सुल्तानों को सम्मिलित कीजिए। सल्तनत कालीन विभाग और ये विभाग स्थापित करने वाले सुल्तान कौन थे। सबसे पहले नंबर पर है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी बलबन के द्वारा, 1 में 4। दूसरा दीवान ए वकूफ। दीवान ए वकूफ जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और दीवान अमीर को ही है जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया। डी, सी, ए और बी 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फक्र ए मुदविर के अनुसार कौन सा सुल्तान स्वयं मजलिक बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता था। फक्र ए मुदविर के अनुसार कौन सा सुल्तान है जो स्वयं मजलिक बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सैन्य वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली किससे प्रेरित होकर अपनाई गई। सल्तनत काल में सैन्य वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली किससे प्रेरित होकर अपनाई गई थी। मंगोलों से प्रेरित होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सल्तनतकालीन इकाइयों का बड़े से छोटे की ओर सही क्रम क्या है। निम्नलिखित सल्तनत इकाइयों का बड़े से छोटे की ओर क्रम क्या है। तो इसमें जो सबसे बड़े से छोटा बनाना बताना, तो सबसे बड़ा है इसमें इक्ता। इक्ता जो प्रांत होते थे, प्रांत को इक्ता कहा जाता था। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा, दूसरे नंबर पर इसमें सिख। सिख जो जिले को कहा गया। तीसरे नंबर परगना। परगना जो
गाँव गाँव का जो समूह होता था, ग्रामों के समूह को परगना कहा जाता था और सबसे छोटा जो ग्राम। तो इसमें एकता एकता के पश्चात सिख, फिर परगना और गाँव, 4, 3, 1 और 2, 6 नंबर ऑप्शन। अफीफ ने तारीख ए फिरोजशाही में सबसे पहले गाँवों के समूह के लिए परगना शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल उमरी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में खान का वेतन होता था। अल उमरी ने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में खान का वेतन कितना बताया? 2 लाख टंका वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में भवनों के अलंकरण के लिए ज्यामितीय और वानस्पतिक आकृतियों के साथ साथ कुरान की आयतें वाले चौखटों का प्रयोग किया गया। सल्तनत काल में भवनों के अलंकरण के लिए ज्यामितीय और वानस्पतिक आकृतियों के साथ साथ कुरान की आयतों वाले चौखटों का प्रयोग किया गया। सजावट की यह कला क्या कहलाई? अरबेस्क। द नंबर ऑप्शन। क्योंकि सल्तनत काल में मनुष्य और जीव जंतुओं की आकृति बनाना निषिद्ध था, अतः भवनों के अलंकरण के लिए ज्यामितीय आकृतियां और वानस्पतिक आकृतियां, कुरान की आयतें, लिखे चौखट का सजावट में प्रयोग किया गया। इसे अरबेस्क कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में किस वंश के शासकों ने सल्तनत काल में किस वंश के शासकों के काल में भारत में पहली बार स्थापत्य में दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ था? सल्तनत काल में दोहरे गुंबद का प्रयोग स्थापत्य में कौन से शासकों के काल में हुआ था? लोधी वंशों के काल में। सिकंदर लोधी के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। लोधी शासकों ने अपने स्थापत्य में उद्यानों का प्रयोग भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के किस वंश के काल में स्थापत्य की विशेषता? सल्तनत काल के कौन से वंश के काल में स्थापत्य की जो विशेषता है यह ढालू दीवारों का निर्माण है, जिसे सलामी पद्धति कहा गया। ढालू दीवारों का निर्माण जिसे सलामी पद्धति कहा गया, यह कौन से वंश के काल में शुरू हुई थी? तो यह हुई थी तुगलक काल। 6 नंबर ऑप्शन। सल्तनत काल में लोर चंदा चोर पंचाशिका का संबंध किससे है? चित्रकला से। दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में लघु चित्रों के विशेष समूह को लोर चंदा चोर पंचाशिका कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि के पुनरुद्धार के लिए किसानों को सौंधर नामक कृषि ऋण किस सुल्तान के समय दिया गया? कृषि के पुनरुद्धार के लिए किसानों को सौंधर नामक कृषि ऋण किस सुल्तान के समय दिया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। द नंबर ऑप्शन। यह ऋण किसानों को मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिया गया था और फिरोज तुगलक ने इसे माफ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सल्तनत कालीन को शब्दावली दे रखी है। सबसे पहले पायगा। पायगा किसे कहा गया? पायगा घोड़ों के रखने के स्थान को जो पायगा कहा जाता था। दूसरे नंबर पर है पीलखाना। पीलखाना जो हाथियों के रखने के स्थान को पीलखाना कहते थे। सुतुरखाना। सुतुरखाना जो है यह ऊंटों के रखने का स्थान था और सगखाना जो कुत्तों के रखने का स्थान था। पायखाना घोड़ों के रखने का स्थान, पीलखाना हाथियों, सतुरखाना ऊंट और सगखाना जो कुत्तों के रखने का स्थान था। डी, सी, बी और ए। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में इस्लामी शिक्षा का एक महान केंद्र जिसे सिराज ए हिंद भी कहा जाता था। मध्यकाल में इस्लामी शिक्षा का एक महान केंद्र जिसे सिराज ए हिंद कहा जाता था, जौनपुर। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडू से प्राप्त एक चित्रित पांडुलिपि नियामत खाना। मांडू से प्राप्त एक चित्रित पांडुलिपि नियामत खाना किससे संबंधित है? नियामत खाना किससे संबंधित है? पाक शास्त्र। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण इल्तुतमिश ने नहीं करवाया था? इल्तुतमिश ने इसमें से किसका निर्माण नहीं करवाया? तो इसमें सुल्तानगढ़ी, आतिरकिन का दरवाजा और बंदरी में जामा मस्जिद, इन तीनों का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। वहीं अलाई दरवाजा यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। घोड़े की नाल की आकार की मेहराब का भारत में पहली बार प्रयोग अलाई दरवाजे में ही हुआ है। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश द्वारा अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की स्मृति में यह मकबरा दिल्ली में बनवाया गया। तारकिन दरवाजा नागौर में इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया।
जो अकबर के द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अहल ए कलम था। सल्तनत काल में अहल ए कलम क्या था? उलेमा वर्ग। यह विद्वानों का वर्ग है जिसे उलेमा वर्ग कहा जाता है। न्यायिक व धार्मिक पदों के लिए चयन इसी वर्ग से होता है। जबकि अहल ए सैफ अमीर या उमरा वर्ग को कहते हैं। अमीर का बहुवचन उमरा है। इसके अलावा अशराफ सम्मानित वर्ग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें अमीर व उलेमा दोनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां बुआ द्वारा संस्कृत में से फारसी में अनुवादित तिब ए सिकंदरी पुस्तक किस विषय से संबंधित है? मियां बुआ द्वारा संस्कृत से फारसी में अनुवादित तिब ए सिकंदरी पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आयुर्वेद। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल को मकबरों का युग कहा गया? मकबरों का युग कौन से वंश के शासनकाल को कहा गया? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश। द नंबर ऑप्शन। लोधी काल को मकबरों का युग कहा जाता है। और सिब्राउ ने सैयद व लोधी काल को मकबरों का युग कहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकतदारों द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाई जाने वाली अधिशेष राशि क्या कहलाती थी? इकतदारों द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाई जाने वाली अधिशेष राशि क्या कहलाती थी? फाजिल। फाजिल वह अधिशेष राशि जो इकतदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा कराई जाती थी। तरकात, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अब बिना उत्तराधिकारी छोड़े हो जाती थी तो उसकी संपत्ति को सरकारी कोष में जमा कर दिया जाता था, जिसे तरकात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में मुकाता प्रथा थी। मुकाता प्रथा क्या थी? तो मुकाता प्रथा थी ठेके पर जमीन देने की प्रथा। ठेके पर जमीन देने की प्रथा को सल्तनत काल में मुकाता प्रथा कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कई क्षेत्रों में मुकाता प्रथा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के काल को ग्रामीण समृद्धि और खुशहाली का काल कहा गया? ग्रामीण समृद्धि और खुशहाली का काल कौन से शासक के काल को कहा गया? फिरोज शाह तुगलक के काल को। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन यात्री ने दिल्ली को संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी बताया? दिल्ली को संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कौन से मध्यकालीन यात्री ने कब बताया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है और भारत में सभी विदेशी व्यापारियों को खुरासानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार विद्या के क्षेत्र में दिल्ली बुखारा के समकक्ष थी और भारत के ब्राह्मण अरस्तु के समान प्रतिभाशाली थे? विद्या के क्षेत्र में दिल्ली बुखारा के समकक्ष थी और भारत के ब्राह्मण अरस्तु के समान प्रतिभाशाली थे। यह किसने कहा था? तो यह कहा था अमीर खुसरो ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला मकबरा जो अष्टकोणीय अष्टभुजीय आकृति से बना है। भारत में पहला मकबरा जो अष्टकोणीय अष्टभुजीय आकृति से बना है, खानेजा तेलंगानी का मकबरा। ये सभी मकबरे अष्टकोणीय हैं। सबसे पहला अष्टकोणीय मकबरा खानेजा तेलंगानी का मकबरा है, जिसका निर्माण फिरोज शाह के काल में खानेजा तेलंगानी के बेटे खानेजा जोना शाह ने निजामुद्दीन दिल्ली में करवाया था। यह मकबरा जेरूसलम की उमर की मस्जिद से साम्यता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में अमीर ए वहर होता है। सल्तनत काल में अमीर ए वहर क्या है? नाव के बेड़े का अध्यक्ष। नाव के बेड़े के अध्यक्ष को अमीर ए वहर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में तुजार एक खास था। सल्तनत काल में तुजार एक खास क्या था? व्यापारी समूह। ए नंबर ऑप्शन। यह एक विशिष्ट समूह था जिसमें मंगोल अमीर अपनी पूंजी निवेश निवेश करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह लहरी बंदर स्थित था। एक सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह लहरी बंदर स्थित था सिंध में। ए नंबर ऑप्शन। सिंध में लहरी बंदर
और गुजरात में केम्बे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में बंगाल और गुजरात प्रसिद्ध थे। सल्तनत काल में बंगाल और गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध थे? कागज उद्योग के लिए। प्रारंभ में कागज समरकंद से मंगवाया जाता था, लेकिन बाद में बंगाल के राजशाही बांग्लादेश जिले में कागज फैक्ट्री स्थापित हो गई। इसके बाद बंगाल और गुजरात कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था? कौन से सल्तनत कालीन सुल्तान ने जिन्होंने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था? तो फिरोज तुगलक। 6 नंबर ऑप्शन। फिरोज तुगलक ने आवाब अतिरिक्त कर हटा लिया, खराज, जजिया, जकात व खम्स कर ही वसूले। सिंचाई की उपलब्धता वाले इलाकों में उसने 10% सिंचाई कर हब ए सर्ब वसूला और उसने किसानों को अपनी मर्जी से फसल उगाने की छूट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक कौन था? और फिरोज शाह तुगलक। 6 नंबर ऑप्शन। फिरोज तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी। अंततः दिल्ली के नागरिकों ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। नई फारसी शैली, सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। 1 नंबर ऑप्शन। मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक अमीर खुसरो फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी के जन्मदाता थे। अमीर खुसरो को नायक विशेषज्ञ की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने सेवकों के वेतन का अल्प भाग हड़पने से तो अमीर के लिए धूल फांकना बेहतर है, यह कथन किसका था? अपने सेवकों के वेतन का अल्प भाग हड़पने से तो अमीरों के लिए धूल फांकना बेहतर है, यह कथन किसका था? गयासुद्दीन तुगलक का। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मोहम्मद बिन तुगलक के काल की नहीं है? इनमें से कौन सी इमारत है जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल की नहीं है? बारह खंबा, आदिलाबाद किला, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, ये तीनों इमारतें मोहम्मद बिन तुगलक के समय बनाई गई। खिड़की या जो खिड़की मस्जिद है, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण भी फिरोज शाह के काल में हुआ था। तो खिड़की मस्जिद है जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल की नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक के काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि जमायत ए खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमायत ए खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने, यह निजामुद्दीन औलिया की खानका में निर्मित है। दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। 6 नंबर ऑप्शन। यह भारत में शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर बनी सल्तनत काल की पहली मस्जिद है, यानी मुस्लिम विचारों से प्रभाव की अधिकता वाली यह भारत की में पहली मस्जिद है। इसे जन्नत खान मस्जिद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सल्तनत कालीन इमारत में सबसे पहले वैज्ञानिक विधि से गुंबद का निर्माण किया गया? कौन सी सल्तनत कालीन इमारत में सबसे पहले वैज्ञानिक विधि से गुंबद का निर्माण किया गया था? अलाई दरवाजा में। 6 नंबर ऑप्शन। इसमें भारत में सही तरीके से वैज्ञानिक विधि वाला सबसे पहला गुंबद बनाया गया। अलाई दरवाजे में बनी मेहराबे घोड़े की नाल के समान है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित है। इसमें उच्च कोटि के लाल बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मार्शल ने इसे इस्लामी इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि का नापजोख करने, लगान निर्धारित करने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? भूमि की नापजोख करने, लगान निर्धारित करने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? मसाहत। अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इसे लागू किया, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनत कालीन स्थापत्य से संबंधित 3 कथन दे रखे हैं। पहला कि स्थापत्य में मेहराब और गुंबद की प्रधानता थी। स्थापत्य में मेहराब और गुंबदों की प्रधानता थी। गारे के साथ चूने का प्रयोग किया जाता था। भवन अलंकरण में मानव व पशु आकृतियों का प्रयोग नहीं था।
भवन अलंकारों में मानव और पशु आकृतियों का कहीं पर भी प्रयोग नहीं मिलता है। तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खलियान में अनाज से भूसा अलग करने के बाद लगान का हिस्सा निर्धारित करने को क्या कहा जाता है? खलियान में अनाज से भूसा अलग करने के बाद लगान का हिस्सा निर्धारित करने को क्या कहा जाता है? रास बटाई। खेत में खड़ी फसल से या खेत बोने के तुरंत बाद राज्य का हिस्सा निर्धारित कर लिया जाता था, इसे खेत बटाई कहते थे। खेत में फसल काटने के बाद अनाज से भूसा अलग किए बिना किसानों को राज्य का हिस्सा बांटने को लंक बटाई कहा जाता था। और भूसा अलग करने के बाद जो अनाज था उसको हिस्सा निर्धारित करने को रास बटाई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक वंश के किस सुल्तान ने भूमि की नाप जोख पैमाइश के आधार पर भूमि कर का निर्धारण किया? तुगलक वंश के किस सुल्तान ने भूमि की नाप जोख पैमाइश के आधार पर भूमि कर का निर्धारण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन की पैमाइश व्यवस्था को त्याग दिया था तथा जमीन की पैदावार का मोटे तौर पर आकलन करने की नस्क और बंटाई प्रणाली को पुनः शुरू किया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन की प्रणाली पुनः प्रारंभ की, लेकिन फिरोज ने फिर अब बंटाई प्रणाली के अनुसार कर वसूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के संदर्भ में जवाबित क्या था? सल्तनत काल के संदर्भ में जवाबित क्या था? राज्य का कानून। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में बनी किस इमारत में सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से वास्तविक मेहराब का प्रयोग हुआ? सल्तनत काल में बनी किस इमारत में सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से वास्तविक मेहराब का प्रयोग हुआ था? बलबन का मकबरा। ए नंबर ऑप्शन। किला ए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में बने इस वर्गाकार मकबरे का निर्माण स्वयं बलबन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन है? सबसे पहला है कि यह बाजार व्यवस्था राज्य द्वारा संचालित थी, तो राज्य के द्वारा संचालित थी यह बाजार व्यवस्था। इन बाजारों को सराय ए अदल कहा जाता था, तो यह भी सत्य है। तीसरा, यह योजना अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से प्रेरित थी। बाजार नीति योजना जो अलाउद्दीन की साम्राज्य नीति महत्वाकांक्षा से प्रेरित थी। यह बाजार व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा समाप्त की गई। तो बाजार व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं बल्कि अलाउद्दीन के मृत्यु के साथ ही अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों के द्वारा इसे जारी नहीं रखा गया और अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही यह समाप्त हो गई थी। द नंबर ऑप्शन गलत होगा, ए बे और से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कि यह दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनी एक मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है जो दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनी एक मस्जिद है, यह सत्य है। यह मूलतः एक बौद्ध मंदिर था, तो यह पहले बौद्ध मंदिर नहीं बल्कि यह जैन मंदिर था। बौद्ध मंदिर नहीं, जैन मंदिर था। उसके बाद इसे यह वैष्णव मंदिर में बदला गया और फिर इसकी जगह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी। तो बे नंबर ऑप्शन गलत है, बौद्ध मंदिर नहीं था। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तार किया। तो ए, से और द सही है, बे नंबर इसका गलत होगा। यह मूलतः जैन मंदिरों का समूह था जिसे बाद में वैष्णव मंदिर में बदल दिया गया। कुतुबुद्दीन ने इसे हम मस्जिद में बदल दिया। पर्सी ब्राउन के अनुसार भारत में तराशे हुए पत्थरों की यह पहली इमारत है जो अपने सर्वश्रेष्ठ रूप से प्राचीन का योग मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मदरसा ए मुइज़्ज़ी की स्थापना किसने की? दिल्ली में मदरसा ए मुइज़्ज़ी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ए नंबर ऑप्शन। इल्तुतमिश ने दिल्ली व बदायूं में मदरसा ए मुइज़्ज़ी की स्थापना की। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली में मदरसा ए मुइज़्ज़ी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। जे अल मेहता मध्यकालीन भारत का वृहद इतिहास खंड तृतीय में कुतुबुद्दीन ऐबक बताया गया है। इग्नू की एमए की जो पुस्तक आती है उसमें भारत का नगरीकरण में भी इब्न बतूता के हवाले से इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक माना गया। अतः यह प्रश्न विवादित है, हालांकि पूर्व की परीक्षाओं में इसका उत्तर इल्तुतमिश ही माना गया है।
इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में मदरसा ए नसीरिया की स्थापना की थी। मिनहाज इसके प्रधानाचार्य बने। फिरोज तुगलक ने मदरसा ए शहजादा ए बुजुर्ग सीरी के निकट और मदरसा ए फिरोज शाही जिसके प्रधानाचार्य जलालुद्दीन रोमी बने थे की स्थापना की। इब्न बतूता बताता है कि दिल्ली में ही 1000 मदरसे थे। फिरोज शाह के लगभग फिरोज शाह के लगभग 30 मदरसों का निर्माण करवाया और सर्वप्रथम उसी ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में बसे शहरों की एक प्रमुख विशेषता बाजार ए चहारसू थी। यह था बाजार ए चहारसू क्या था? तो यह एक चौराहा, उसके चारों ओर दुकानें। अमीर खुसरो दिल्ली के चहारसू के बारे में कहता है कि यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि लोगों के कंधे और पगड़ियां टकराती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शुद्ध इस्लामिक शैली में बना पहला मकबरा कौन सा है? भारत में शुद्ध इस्लामिक शैली में बना पहला मकबरा कौन सा है? तो यह बलबन का मकबरा। बलबन का जो मकबरा यह शुद्ध इस्लामी शैली में बना, भारत के अंदर शुद्ध इस्लामी शैली में बना पहला मकबरा है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, बाकी तीनों दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के 7 नगरों में दूसरा सीरी किसके द्वारा बनाया गया? दिल्ली के जो 7 नगर थे उसमें दूसरा नगर सीरी या किसके द्वारा बसाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बर्नी ने सीरी को शहर ए नौ कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर में उक्खा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? भरतपुर में उक्खा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मुबारक शाह खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय के समय तुगलकाबाद में सुनहरी ईंटों से निर्मित गयासुद्दीन का महल इतनी तेजी से चमकता था कि कोई भी व्यक्ति उसे टकटकी लगाकर नहीं देख सकता था। सूर्योदय के समय तुगलकाबाद में सुनहरी ईंटों से निर्मित गयासुद्दीन का महल इतनी तेजी से चमकता था कि कोई भी व्यक्ति उसे टकटकी लगाकर नहीं देख सकता था। इसका कथन है इब्न बतूता का। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संत कौन था जिसे इल्तुतमिश द्वारा शेख उल इस्लाम की उपाधि दी गई? वह संत कौन था जिसे इल्तुतमिश द्वारा शेख उल इस्लाम की उपाधि दी गई, जिसने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का अपमान किया, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को राजधानी से निकालने का प्रयास किया और शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी पर अनैतिकता के गंभीर आरोप लगाए? कौन वह संत था जिसे इल्तुतमिश द्वारा शेख उल इस्लाम की उपाधि दी गई थी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का अपमान किया, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को राजधानी से निकालने का प्रयास किया और शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी पर अनैतिकता के गंभीर आरोप लगाए थे? तो वह था निजामुद्दीन सुगरा। द नंबर ऑप्शन। शेख उल इस्लाम उलेमाओं संतों को दी जाने वाली एक उपाधि थी। इसे प्राप्त करने वाले के पास सभी राजकीय संरक्षण प्राप्त उलेमा व फकीरों की देखरेख का कार्य होता था। हालांकि कभी-कभी इस उपाधि को लेने वाले भी कोई राजकीय कार्य नहीं करते थे। इल्तुतमिश ने निजामुद्दीन सुगरा को शेख उल इस्लाम का पद दिया। इसके उपरोक्त कारनामों व विवादों के कारण इल्तुतमिश को उसे हटाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सल्तनतकालीन शासक ने खुतबा व सिक्कों से अपना नाम हटाने का आदेश दिया? किस सल्तनतकालीन शासक ने खुतबा व सिक्कों से अपना नाम हटाने का आदेश दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। द नंबर ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा के प्रतिनिधि को काहिरा से बुलाकर भव्य स्वागत किया और अपने सिक्कों पर खुद के बजाय अब्बासी खलीफाओं का नाम उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरी में 1000 सितून का महल, 1000 खंभों का महल, हौज खास जिसे हौज अलई भी कहा जाता था। तो सीरी के अंदर 1000 सितून का महल और हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज खास के गुंबद के बारे में अमीर खुसरो ने लिखा है कि हौज खास का गुंबद समुद्र की सतह पर बुलबुले के समान प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके काल के संबंध में बर्नी ने कहा है कि एक ऊंट का दाम एक जीतल था, पर वह जीतल था किसके पास? किसके काल के संबंध में बर्नी ने कहा था कि इस समय एक ऊंट का दाम एक जीतल था, परंतु वह एक जीतल था किसके पास? तो यह कहा गया अलाउद्दीन के शासनकाल के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा कौन से सुल्तान ने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सी नंबर ऑप्शन। स्थापत्य में ढालू दीवारों का निर्माण किस वंश के शासकों की विशेषता है? स्थापत्य में ढालू दीवारों का निर्माण किस वंश के शासकों की विशेषता है? तुगलक वंश। इस्लामी स्थापत्य ढालू दीवारें आगे की ओर झुकी हुई होती है। इन ढालू दीवारों को निपर्वण भी कहा जाता है। गयासुद्दीन व मोहम्मद बिन तुगलक के स्थापत्य में इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाई दिन के झोंपड़े का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ढाई दिन के झोंपड़े का प्रमुख वास्तुकार कौन था? अबू बकर। ढाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद राजस्थान के अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका प्रमुख वास्तुकार गोरी के साथ हेरात अफगानिस्तान से आया अबू बकर था। यहाँ पहले एक संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन का मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ स्थित है? इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर। ए नंबर ऑप्शन। भारत का पहला मकबरा माना जाता है। इसे इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश का स्वयं का मकबरा दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। कुतुब मीनार के पास ही उससे दुगुने आकार की अलाई मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? कुतुब मीनार के पास ही उसे दुगुने आकार की अलाई मीनार का निर्माण किसने आरंभ करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बे नंबर ऑप्शन। अलाई मीनार 75 फीट ही बनी थी। तभी अलाउद्दीन तभी अलाउद्दीन का निधन हो गया। इसमें से निकले पत्थर काफी नुकीले और भद्दे दिखाई देते हैं और कनिंघम ने इसे दैत्याकार दांतेदार पहिए के जैसा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुतुब मीनार के बारे में इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया, वह एक मंजिल पूर्ण करवाए। कुतुब मीनार का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पूर्ण करवाया गया था, यह सही है। इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलें और बनवाई थी। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में इसमें 3 मंजिलें और बनाकर इसे टोटल 4 मंजिल बनाया, यह भी सत्य है। फिरोज तुगलक के काल में बिजली गिरने से चौथी मंजिल को नुकसान हुआ था, यह भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने करवाया था, तो यह बात गलत है। फिरोज शाह तुगलक के काल में जब चौथी मंजिल को नुकसान पहुंचा था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही चौथी मंजिल की मरम्मत करवाई और इसके ऊपर 5वीं मंजिल का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के ने ही करवाया था। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश द्वारा निर्मित एतारकिन का दरवाजा कहाँ स्थित है? इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित एतारकिन का दरवाजा कहाँ स्थित है? तो एतारकिन का दरवाजा स्थित है जयपुर के अंदर। सी नंबर ऑप्शन। नागौर में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण केकुबाद ने शुरू करवाया और जलालुद्दीन खिलजी ने पूर्ण करवाया था? कौन सी संरचना का निर्माण है जो केकुबाद ने शुरू करवाया और जलालुद्दीन खिलजी ने पूर्ण करवाया था? किला खोरी का महल। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं। पहला कि प्राचीन भारत में चरखे के इस्तेमाल के प्रमाण नहीं है। प्राचीन भारत के अंदर है जो चरखे के इस्तेमाल के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, ये बात सही है। दूसरा कि भारत में चरखे का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम इसामी की फुतुहत फुतुहत सलातीन में मिला है। चरखे का स्पष्ट सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है यह ईसामी की फुतुहत सलातीन में मिलता है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। सी नंबर ऑप्शन। दोनों ऑप्शन सही है। चरखे का स्पष्ट उल्लेख 1350 ईस्वी में इसामी की फुतुहत सलातीन में मिलता है। इस पुस्तक में अधिकारियों के मुंह से रजिया के लिए कहा गया कि औरत वही अच्छी है जो हर समय चरखा चलाती रहे, क्योंकि उच्च पद उसे अपने उद्देश्य से विमुख करता है। इसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लामी दुनिया का सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लामी दुनिया का सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था में दीवान ए रियासत सर्वोच्च अधिकारी था।
अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था में दीवान ए रियासत जो सर्वोच्च अधिकारी था, तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि इस पद पर सबसे पहले मलिक याकूब या याकूब की नियुक्ति हुई थी। सबसे पहले इस पद पर है जो मलिक याकूब की नियुक्ति हुई, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, दोनों सही, 6 नंबर ऑप्शन। 1303 ईस्वी में दिल्ली में बदायूं दरवाजे के भीतर राज की सहायता से सर्वप्रथम अनाज, कीमती कपड़ों और गुलामों मवेशियों के लिए 3 बाजार बनवाए। इन्हें सराय ए अदल कहा गया। बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवान ए रियासत था। मलिक याकूब को अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत और मुहतसिब के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सल्तनत कालीन स्थापत्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कि इल्तुतमिश के मकबरे में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला परंपराओं का मिला जुला प्रयोग हुआ है। इल्तुतमिश के मकबरे में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला परंपराओं का मिला जुला प्रयोग हुआ है। दूसरा कि पहली बार असली मेहराब का प्रयोग बलबन के मकबरे में हुआ है, यह भी सत्य है। तीसरा कि घोड़े की नाल जैसी मेहराब का पहली बार प्रयोग इब्राहिम लोदी के मकबरे में हुआ है। तो घोड़े की नाल जैसा पहला जो प्रयोग हुआ है, यह सबसे पहला जो प्रयोग हुआ है, यह हुआ है इसके अ, घोड़े की नाल का जो पहला प्रयोग है, यह अलाई दरवाजे में हुआ है। अलाई दरवाजा जो बनाया था, अलाई दरवाजे में हुआ है, ना कि इब्राहिम लोदी के मकबरे में। तो 6 नंबर ऑप्शन गलत होगा। 10 नंबर है कि दोहरी मेहराब का प्रयोग सल्तनत काल के किसी भी भवन में नहीं हुआ है। दोहरी मेहराब मेहराब का प्रयोग सल्तनत काल के किसी भी भवन में नहीं किया गया, तो यह भी सही है। मुगल काल में जो दोहरी मेहराब का प्रयोग मिलता है, सल्तनत काल के किसी भवन में नहीं मिलता है। तो ए बे द सही है, 6 नंबर जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य सहाना ए मंडी का नहीं है? इसमें से कौन सा कार्य जो सहना ए मंडी का नहीं है? व्यापारियों का सहना मंडी कार्यालय में पंजीकरण करना, व्यापारियों का सहना मंडी कार्यालय में पंजीकरण करना सहना मंडी का कार्य है। विक्रेता व कीमतों पर सख्त नियंत्रण लगाना, उसे न्याय संबंधी कुछ अधिकार भी थे जो, और वह शारीरिक दंड भी दे सकता था। व्यापारियों को परमिट जारी करना, व्यापारियों को परमिट जारी करने का जो कार्य है परवाना नवीस का होता था। व्यापारियों को परमिट जारी करने का कार्य परवाना नवीस का था, न कि सहना ए मंडी का। द नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इमारतों और उनके निर्माता शासकों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ इमारतों के नाम और सामने निर्माण करने करवाने वाले शासकों का नाम है। सबसे पहले नंबर पर है लाल महल। इस महल का जो निर्माण करवाया था, यह करवाया गया था बलबन के द्वारा। दूसरे नंबर पर है सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा। अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह और झांझरी मस्जिद का निर्माण जो इब्राहिम सर्की के द्वारा करवाया गया था। डी, सी, बी और ए, 6 नंबर ऑप्शन। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में 1231 में यह मकबरा दिल्ली में बनवाया। यह इस्लामिक काल में भारत में बना सबसे पहला मकबरा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज मंडी में कीमतों की स्थिरता इस युग की एक आश्चर्यजनक घटना थी। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण के संबंध में एक कथन किसका है? अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण के संबंध में किसने कहा कि अनाज मंडी की कीमतों की स्थिरता इस युग की आश्चर्यजनक घटना थी? तो यह कहा था बर्नी ने। बर्नी, डी नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली की विस्तृत जानकारी बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही में है। बर्नी बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए कहता है कि अलाउद्दीन को मंगोलों की रक्षा करने के लिए बड़ी सेना की दरकार थी और इस सेना को कम वेतन पर जीवित भी रखना था। अतः उसने मूल्य नियंत्रण करने के लिए बाजार व्यवस्था शुरू की, यानी कम वेतन में भी सैनिकों की गुजर बसर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तबकात ए नासिरी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कि इसके लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज थे। तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज, ये सही है। इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष विवरण उपलब्ध है। इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष विवरण उपलब्ध है, यह भी सत्य है।
इसमें व्यापारिक वस्तुओं पर कर प्राप्त करने के लिए स्थापित चौकियों का उल्लेख है, ये भी सत्य है। और चौथा है कि इस पुस्तक में 17 अध्याय है, तो इस पुस्तक में 17 नहीं बल्कि 23 अध्याय है, 17 अध्याय नहीं है। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तबकात नासिर में तबकों या अध्यायों की संख्या 23 है और यह पुस्तक 1260 ईस्वी में पूर्ण हुई। लेखक ने इसे सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया। इसमें आदम से लेकर नसरुद्दीन के काल के 14वें-15वें साल तक का इतिहास है। नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान बताया, जबकि इल्तुतमिश को अर्थशास्त्री बताया। इसमें भारत पर मंगोल आक्रमण की भी जानकारी है। इसमें एक ही घटना बार बार लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहला तारीख मोहम्मदी। तारीख मोहम्मदी है जो मोहम्मद बिरहमद खानी बिरामद खानी की है। दूसरा गुलशन इब्राहिमी जो फरिश्ता की है। तज़किरात उल उमरा केवल राम की। और मुतखा उल लुआब जो जोहर आफ्ताब की नहीं बल्कि मुतखा उल लुआब खफी खान की है। मुतखा उल लुआब खफी खान। गुलशन इब्राहिमी को तारीख फरिश्ता के नाम से भी जाना जाता है। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो इसमें सुमेलित नहीं है। सबसे पहले नंबर पर है द वार हॉर्स एंड एलिफेंट इन दिल्ली सुल्तानत। द वार हॉर्स एंड एलिफेंट इन दिल्ली सल्तनत, यह पुस्तक विलियम डिग्वी के द्वारा लिखी गई। दूसरा द दिल्ली सल्तनत ए पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री पीटर जैक्सन की है। द मामलुक सल्तनत ए हिस्ट्री कार्ल्स ई पैट्री की है। और इमरजेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत सुनील कुमार की है। तो चारों ही है जो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। बे नंबर ऑप्शन। बदायूं यूपी में इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद के बारे में हसन निजामी ने कहा है कि चीन की चित्र दीर्घा भी इसके वास्तुकलात्मक सौंदर्य के आगे फीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों व लेखकों के युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के युग में सुमेलित कौन सा नहीं है। पहला इन्वेडर्स एंड इन्फेडेल्स संदीप बालकृष्ण की है। इंडिया दैट इज भारत जय साई दीपक की है। इंडिया दैट इज भारत जय साई दीपक की अभी पिछले कुछ सालों पहले ये प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी वर्जन तो अभी 2 साल पहले ही आया था। इंडिया दैट इज भारत जय साई दीपक। इनकी और भी उसके इंडिया एंड पाकिस्तान इस नाम से इन्होंने इंडिया पर काफी पुस्तकें लिखी है। तीसरा है कि रिबेल सुल्तान द डेकन फ्रॉम खिलजी टू शिवाजी। रिबेल सुल्तान्स द डेकन फ्रॉम खिलजी टू शिवाजी मनु एस पिल्लई की है। और चौथा है द स्ट्रगल फॉर एम्पायर। द स्ट्रगल फॉर एम्पायर जो उपेंद्र सिंह की नहीं बल्कि आरसी मजूमदार की है। द नंबर ऑप्शन इसका सम्मिलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध कला पर लिखी गई आदाब उल हर्ब को उसके लेखक ने इल्तुतमिश को समर्पित किया। वह लेखक कौन था। युद्ध कला पर लिखी गई आदाब उल हर्ब को उसके लेखक ने इल्तुतमिश को समर्पित किया था। इसका लेखक कौन था। फक्र ए मुदव्विर। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज ब्यूरो लोक निर्माण विभाग व रोजगार कार्यालय की स्थापना करने वाला सुल्तान कौन था। मैरिज ब्यूरो लोक निर्माण विभाग और रोजगार कार्यालय की स्थापना कौन से सुल्तान ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने। 6 नंबर ऑप्शन। किस सुल्तान ने चराई कर लगाया था। चराई कर कौन से सुल्तान ने लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। चराई घरई करही कर अलाउद्दीन ने लगाए थे। चराई दुधारू जानवर पर और घरई आवासों पर कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सल्तनत कालीन इमारतों में से कौन सी अलाउद्दीन खिलजी के काल में निर्मित है। निम्नलिखित सल्तनत कालीन इमारतों में से कौन सी अलाउद्दीन खिलजी के काल में निर्मित है। चौर मीनार कसर ए हजार सुतून कुस्क ए सीरी और हौज खास। ये चारों ही इमारतें जो अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही निर्मित है।
द नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली का दूसरा नगर 1303 ईस्वी में बसाया गया। सीरी में अलाउद्दीन ने 7 द्वारों वाला किला कुस्क ए सीरी अलाई किला बनवाया। इसी के अंदर 1000 खंभों वाला महल कुस्र ए हजार सितून भवन बना हुआ है। चार मीनारे में 225 छिद्र होल बने हुए हैं जिनमें चोरों के सिर काटकर रख दिए जाते थे। सीरी में पानी की व्यवस्था के लिए हौज ए खास नामक तालाब खुदवाया। ये सभी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं लिखी है। इसमें से कौन सी पुस्तक है जो जियाउद्दीन बर्नी की नहीं है। फतवा ए जहांदरी, हसरतनामा और तारीख ए फिरोजशाही। फतवा ए जहांदरी, हसरतनामा और तारीख ए फिरोजशाही ये तीनों जियाउद्दीन बर्नी के हैं। वहीं फुतुहात ए फिरोजशाही, फुतुहात ए फिरोजशाही जो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है यह जियाउद्दीन बर्नी की नहीं है। फुतवात ए फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। इसी में उसने लिखा है कि जब अल्लाह अपने बंदों की आजीविका नहीं छीनता है तो मैं कैसे उन्हें पद से हटा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कच्चे रेशम और मलमल के लिए प्रसिद्ध था। कच्चे रेशम और मलमल के लिए सल्तनत कालीन कौन सा शहर प्रसिद्ध था। सोनार गांव, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है। बकाल अनाज व्यापारी को कहा गया। बलहार किसानों का निम्नतम वर्ग। बलहार जो किसानों का निम्नतम वर्ग था। सिलहदार, सिलहदार एक सशस्त्र व्यक्ति को कहा गया। और तुमान या तुमेन हजार सैनिकों का समूह। हजार सैनिकों के समूह को तुमन नहीं कहा गया। तुमेन कहा गया था 10,000 घुड़सवारों के समूह को। 10,000 घुड़सवारों के समूह को तो तुम्हें कहा गया था। डी नंबर ऑप्शन गलत होगा। मंगोलों की सैन्य व्यवस्था पर आधारित पद्धति में सल्तनत काल में भी तुमेन 10,000 सैनिकों का समूह होता था। मंगोल मंगोल सेना में उर्बन 10,000 10 घुड़सवार, दोहो 100 घुड़सवार, मिंजन 1,000 घुड़सवार और तुमेन जो 10,000 घुड़सवार। मंगोल सेना में तुमेन जो 10,000 घुड़सवार होते थे वहीं सल्तनत काल में तुमेन जो 10,000 सैनिकों का समूह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली स्थित आदिलाबाद के किले का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। नई दिल्ली स्थित आदिलाबाद के किले का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने। ड नंबर ऑप्शन। तुगलकाबाद के दक्षिण में स्थित एक किला जिसका नाम उसने आदिलाबाद रखा। आदिल इंसाफ करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के साथ बनी जमायत खाना मस्जिद का निर्माता कौन था। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के साथ बनी जमायत खाना मस्जिद का निर्माता कौन था। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो की रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। अमीर खुसरो की रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। पहला कि अमीर खुसरो ने खमसा ए खुसरो पंचगंज की रचना की थी। ये सत्य है। मजनू पंचगंज का ही भाग था। मतला उल अनवार भी पंचगंज का भाग था जिसमें खुसरो ने मतला उल अनवार पंचगंज का ही भाग था तो पंचगंज का ही भाग था जिसमें खुसरो ने अपनी पुत्री को विदा करते समय कभी चरखा न छोड़ने और झरोके के पास बैठकर इधर उधर न ताकने की सलाह दी थी। ड नंबर ऑप्शन है कि पंचगज का ही एक हिस्सा देवल देवी व खिजर खां के प्रेम संबंधों पर आधारित आशिका है। तो खिजर खां और देवल देवी के प्रेम संबंधों पर जो आधारित आशिका ग्रंथ है यह इस पंचगज का हिस्सा नहीं है। पंचगज में मतला अनवर, शेरी खुसरो, लैला मजनू, आईने सिकंदरी और हस्त बहिश्त है। आशिका जो यह एक अलग पुस्तक है। ड नंबर ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में बने ढाई दिन के झोंपड़े की दीवार पर कौन सा संस्कृत नाटक उत्कीर्ण है। अजमेर में बने ढाई दिन के झोंपड़े की दीवार के दीवार पर कौन सा नाटक उत्कीर्ण है। हरिकेली का नाटक। डी नंबर ऑप्शन। विग्रहराज चतुर्थ, बिसल देव,
द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेली उत्कीर्ण है। पहले यह एक संस्कृत विद्यालय था, जहां 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वास्तुशैली वह संबंधित राजवंश में कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित वास्तुशैली वह संबंधित राजवंश में कौन सा जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहले नंबर पर है मेहराबों की निचली सतह पर कमल कली की झालर। खिलजी काल में अष्टभुजीय मकबरों का उदय। अष्टभुजीय मकबरों का जो उदय हुआ था या तुगलक काल में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन गलत है। तीसरा है स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य में और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख द्वार सरकी शासकों ने शुरू किए थे। तो ए शायद सही है, बी नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों और उनके लेखकों में कौन सुमेलित नहीं है। पहला है मदन उस सिफा ए सिकंदर शाही। मदन उस सिफा ए सिकंदर शाही मियाँ बुआ का ग्रंथ है। सियासतनामा निजाम उल मुल्क तुसी का ग्रंथ है। सियासतनामा जो निजाम उल मुल्क तुसी का ग्रंथ है। अफसाना ए सहान है मोहम्मद कबीर का ग्रंथ है। और चौथा मुसात ए नमकीन है जो मोतमिद खान मुसात ए नमकीन मोतमिद खां का नहीं बल्कि अब्दुल कासिम नमकीन की आत्मकथा है। मुसात ए नमकीन है जो अब्दुल कासिम नमकीन की आत्मकथा है। द नंबर इसका गलत होगा। इसमें अकबर द्वारा जारी चित्तौड़ के फतेहनामा की जानकारी है। सियासतनामा को सियार उल मुल्क भी कहते हैं। सिफा ए सिकंदर शाही में अब मियाँ भुआ कहता है कि हिंदुस्तानी आबो हवा में यूनानी दवाई कारगर नहीं है। यूनानी पद्धति में जिन जड़ी बूटियों का जिक्र है उन्हीं की या तो यहाँ पहचान नहीं हो पाती या वे मिलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इंसा ए महारू या मुस्त ए महारू का लेखक एन उल मुल्क मुल्तानी था। इंसा ए महारू या मुस्त ए महारू का लेखक एन उल मुल्क मुल्तानी था, तो यह सही है। इसमें कुल पन्नों की संख्या 133 है। इसमें कुल पन्नों की संख्या 133 है, यह भी सही है, तो दोनों ऑप्शन ही सही है। एन आइन उल मुल्क मुल्तानी की अलाउद्दीन खिलजी के समय मालवा विजय में महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह अलाउद्दीन से फिरोज तुगलक तक के सुल्तानों की सेवा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सल्तनत कालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशनिंग सिस्टम प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशनिंग सिस्टम शुरू किया था, तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नायब ए मामलिकात के पद का सर्जन किया। कौन से सुल्तान ने नायब ए मामलिकात के पद का सर्जन किया और एतगीन को पहला नायब ए मामलिकात घोषित किया था। बहराम शाह ने। द नंबर ऑप्शन। एतगीन को रजिया ने अमीर ए हाजिब नियुक्त किया, जबकि मोइनुद्दीन बहराम शाह ने नायब ए मामलिकात का पद सर्जित किया और उस पद पर एतगीन को नियुक्त किया। रजिया ने नायब ए लश्कर का पद सर्जित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा के एक मंदिर में ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई 1300 प्राचीन पुस्तकों के अंशों का अनुवाद किस सुल्तान ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने। फरिश्ता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि फिरोज शाह तुगलक के निर्देश पर इजुद्दीन खालिद सानी नामक कवि ने दलियाल ए फिरोजशाही नाम से एक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी नहीं था। वजहिस। द नंबर ऑप्शन। वजहिस स्थायी सैनिकों की नियुक्ति अलाउद्दीन ने शुरू की। अलाउद्दीन ने बाजार संबंधी प्रमुख पद प्रत्येक बाजार का प्रमुख सहना कहलाता है और एक इलाके की पूरी मंडी के भीतर उन सब सहना का प्रमुख सहना ए मंडी कहलाता था। दीवान ए रियासत बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था। उसका
उसका कार्य आर्थिक नियमों को लागू करवाना, व्यापारियों पर नियंत्रण रखना। मुनहियन मुनही जासूस को कहते थे, जबकि बरीद जासूसों का प्रमुख होता था। परवाना नवीस का काम व्यापारियों को परमिट जारी करना था। मुहत्सिब का पद वैसे लोगों को वैसे लोगों के आचरण पर नजर रखने के लिए था, लेकिन वह नाप तोल निरीक्षण व बाजार नियंत्रण जैसे कार्यों को भी संभालता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था बर अबर सिद्धांत पर आधारित है। इसका पहला नियम क्या था? अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था बर अबर सिद्धांत पर आधारित है। इसका पहला नियम क्या था? तो इसका पहला नियम था वस्तुओं के दाम निर्धारित करना। ए नंबर ऑप्शन। प्रश्न में लिखित चारों नियमों का सही क्रम है। पहले नियम में दाम तय करना, दूसरे में मलिक कबूल उलूग खानी को सहना नियुक्त करना, तीसरे में राज के भंडार गृह में गल्ला एकत्रित करना, चौथे में गले का परिवहन करने वाले अधिकारी सहना मलिक कबूल के अधिकार में रखना, पांचवें नियम में मुनाफाखोरी पर कठोरता से लगाम लगाना, छठे नियम में दिल्ली और दोआब के पास के प्रदेशों में के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसान अपनी फसल व्यापारियों को निश्चित नगद मूल्य पर देंगे, उसे अपने घर नहीं ले जाएंगे। सातवें सातवें नियम में प्रतिदिन का प्रतिवेदन रिपोर्ट, तीन स्वतंत्र अधिकारियों मंडी नियंत्रक सहना मंडी बरीद और मुनहिनों से सुल्तान को भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जजिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो सत्य है? पहला कि जजिया कर इस्लामी जजिया कर इस्लामी राज्य के अधीन रहने वाले गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था, तो यह सही है। तो जजिया जो इस्लामी राज्य के अधीन रहने वाले गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। दूसरा कि शरीयत के अनुसार स्त्रियों, बच्चों, पागलों व गरीबों को जजिया से मुक्त रखा गया था। तीसरा कि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखा था। तो फिरोज तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया लागू किया था, ना कि उनसे मुक्त रखा था। 3 नंबर गलत होगा। चौथा कि अकबर ने जजिया टैक्स पर रोक लगा दी थी। अकबर ने इस पर रोक लगाई, उसके पश्चात औरंगजेब ने इसे पुनः शुरू किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। 3 नंबर इसका गलत होगा। 1, 2 और 4 सही है। इसमें पूछे सत्य कथन 1, 2 और 4, द नंबर ऑप्शन। शरीयत के अनुसार स्त्रियों, बच्चों, पागलों और गरीबों को जजिया से मुक्त रखा जाता था। इसमें शिल्पी और व्यापारी शामिल नहीं थे। फिरोज तुगलक के सुल्तान बनने पर ब्राह्मणों को भी जजिया का भुगतान नहीं करना पड़ता था। सुल्तान बनने तक ब्राह्मणों को भी इसका भुगतान नहीं करना पड़ता था। कुछ रूढ़िवादी उलेमा के लिए जजिया हिंदुओं को परेशान और अपमानित करने एवं नीचा दिखाने का माध्यम का साधन था। काजी मुगीस ने तो यह भी कह दिया कि यदि जजिया की वसूली करने वाला अधिकारी किसी हिंदू के मुंह पर थूकना चाहे तो उसे अपना मुंह खोल देना चाहिए। मुस्लिम सरकार गैर मुसलमानों की संपत्ति तथा सम्मान की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेने के बदले में उनसे जजिया नामक कर वसूल करती थी। सैनिक सेवा से मुक्ति पाने के बदले में भी उन्हें जिम्मी को जजिया कर देना पड़ता था। यह उल्लेखनीय है कि जजिया को आय के अनुपात में देना पड़ता था। जजिया देने वाले को 3 वर्गों में बांटा जाता था। पहले वर्ग अर्थात धनी वर्ग 40 टंका, मध्यम वर्ग को 20 टंका, सामान्य लोगों को 10 टंका प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से जजिया देना पड़ता था। महिलाएं, बच्चे, साधु और भिक्षुक इस कर से मुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारियों का राजा कहे जाने वाले सिहाबुद्दीन कजरुनी को किस सुल्तान ने 3 पोत सौंप दिए? व्यापारियों का राजा कहे जाने वाले सिहाबुद्दीन कजरुनी को किस सुल्तान ने 3 पोत सौंप दिए थे? मोहम्मद बिन तुगलक को। इब्न बतूता दिल्ली के सुल्तान के स्वामित्व वाले पोतों का उल्लेख करते हैं। एक बार तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने एक मित्र और सहयोगी सिहाबुद्दीन कजरुनी, जिसका समुद्र पार के देशों के साथ भारी पैमाने पर व्यापार चलता था और जिसे व्यापारियों का राजा कहा जाता था, के जिम्मे 3 पोत सौंप दिए। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि व्यापारियों को शासन संबंधी कार्यों में शामिल किया जाने लगा। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने शहाबुद्दीन को खंबाइत नगर का प्रभारी बना दिया। यदि इब्न बतूता के कथन को सच माना जाए तो उसे वजीर का पद लेने का वादा
तक कर दिया था, किंतु जब वह दिल्ली जा रहा था दिल्ली जा रहा था तो वजीर खान ए जहां की पहल पर उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली में रहने वाला इराक का अबुल हसन इबादी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पैसों से व्यापार किया करता था एवं उसके लिए इराक और खुरासान में हथियार एवं अन्य सामान खरीदा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कि जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त कर लिया। जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि थी उसे जब्त कर लिया। अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू किया। बड़े अमीरों और सेनापतियों की एकता को समाप्त कर दिया। इनकी एकता को समाप्त नहीं किया था, बल्कि इनके विशेषाधिकार को नियंत्रित कर दिया था। सही नंबर ऑप्शन इसका गलत है। और चौथा है कि शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगा दी। शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाई थी। तो सही नंबर ऑप्शन गलत होगा, ए, ब और द सही है। अलाउद्दीन खिलजी के भूमि एवं बाजार सुधारों को सल्तनत के आंतरिक पुनर्गठन के प्रयासों तथा बार बार होने वाले मंगोल आक्रमणों के खतरों का सामना करने के लिए एक विशाल सेना तैयार करने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधारों का उद्देश्य दीपालपुर एवं लाहौर से काड़ा आधुनिक इलाहाबाद के निकट तक के क्षेत्र के गांवों को सरकार के निकट संपर्कों में लाना था, जिसके लिए इस क्षेत्र के गांवों को खालिसा के तहत लाया गया। उन्हें किसी भी अमीर को इक्ता के रूप में नहीं दिया गया। धर्मार्थ अनुदानों के रूप में दी गई जमीनें भी जब्त कर ली गई एवं खालिसा के तहत लाई गई। साथ ही यह तय किया गया कि इस क्षेत्र में भू राजस्व खराज उपज का आधा भाग होगा और उसका आकलन पैमाइश के आधार पर किया जाएगा। बर्नी ने जो इस विषय पर कुछ हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत है, खेतों के मापन की विधि और ढंग के बारे में उल्लेख नहीं किया है। कास्ट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की पैमाइश एवं प्रति बिस्वा एक बीघा का 20वां भाग की अनुमानित उपज के मानक के आधार पर राज्य का देय भाग हिस्सा निश्चित किया गया। इसके अलावा पशुओं पर चराई कर एवं घरों पर घरी कर को भी घरी कर को छोड़कर अन्य कोई कर नहीं लिया जाता था। ये पारस्परिक दोनों कर पारस्परिक थे और पहले भी लिए जाते थे। भू राजस्व का निरूपण उपज के रूप में किया जाता था और उसकी अदायगी नगद होती थी, जिसके लिए काश्तकारों को अपनी फसल बाजारों को बेचनी पड़ती थी अथवा उसे स्थानीय मंडी में बेचने के लिए ले जाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? पहला कि सिंहासनारूढ़ होते समय गयासुद्दीन के अधिकार को एकमत से स्वीकार किया गया। सिंहासनारूढ़ होते समय गयासुद्दीन के अधिकार को एकमत से स्वीकृत किया गया। गयासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे जिन्होंने उसे समर्थन दिया। सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली में लोगों ने भारी योगदान दिया। उसे विरासत में सल्तनत की वित्तीय स्थिति बेहतर और खजाना मिला था। तो उसे विरासत में सल्तनत की वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं मिली थी। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली और उसके बाद खिलजी वंश के जो उत्तरकालीन खिलजी वंश के जो शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो अगले 5 वर्षों में खिलजी वंश के जो शासक बने थे, उन्होंने दिल्ली की हालत को खजाना खाली कर दिया था। इसकी वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं थी, बल्कि बहुत ही निम्न स्तर की थी। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिरोज तुगलक के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कि उसने भोजन हेतु सोने चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। तो फिरोज शाह तुगलक का पहला ही कथन सही है कि उसने भोजन हेतु सोने चांदी के बर्तनों पर रोक लगा दी थी। दूसरा कि उसने मदिरा पान पर रोक लगाई थी। तो उसने मदिरा पान पर रोक नहीं लगाई थी, बल्कि यह खुद ही हर्षोल्लास के साथ सब बारात मनाता था।
तीसरा कि उसने गीत संगीत पर रोक लगाई, तो गीत संगीत पर भी रोक नहीं लगाई थी क्योंकि फिरोज स्वयं है जो संगीत और गीतों का शौकीन था। सब ए बारात मनाने का पर रोक नहीं लगाई थी, या खुद सब बारात है जो मनाता था। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, ए नंबर ऑप्शन सही है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पुस्तक फुतुहात ए फिरोजशाही में अपनी रूढ़िवादी कार्रवाई का उल्लेख तो किया है, किंतु मदिरा पान पर रोक लगाने की बात नहीं की है। रोचक बात तो यह है कि अफीफ ने अफीफ ने राज्य के विभागों कारखानों में मदिरा विभाग का भी उल्लेख किया है। फिरोज संगीत और गीत का भी शौकीन था तथा वह दोनों ईद के उत्सव के दौरान एवं जुमे शुक्रवार की नमाज के बाद संगीत सुना करता था। अपने शासन जीवन काल के अंत तक वह ऐसा करता रहा। वह बड़े हर्षोल्लास के साथ सब बारात भी बनाता था। बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इन रिवाजों को गैर इस्लामी बताते हुए उन पर रोक लगाई थी। किंतु उम्र बढ़ने के साथ फिरोज अपने धार्मिक दृष्टिकोण में अधिकाधिक संकीर्ण और यहाँ तक कि धर्मांध हो गया। यद्यपि वह उदारवादी सूफी संत अजोधन के फरीदुद्दीन गंज शंकर के एक अनुयायी के रूप में प्रसिद्ध था, किंतु धीरे धीरे वह कट्टरपंथी होता गया। जब वह सन 1374-75 में बहराइच स्थित योद्धा संत सालार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन करने गया और संत सालार सपने में उसने उसके सामने प्रकट हुए, तो उनसे अत्यंत प्रभावित होकर फिरोज ने उनके प्रति अपना आत्मसमर्पण करते हुए सिर का मुंडन करा लिया। कई अमीरों ने भी सुल्तान का अनुकरण करते हुए अपना सिर मुंडवा लिया। इसके बाद सुल्तान ने शरीयत के विरुद्ध सारे दस्तूरों पर रोक लगा दी। उसने अपने महल के ऐसे सारे चित्रों को नष्ट किए जाने का आदेश दिया आदेश दिया जिसमें मानव आकृतियां बनी हो एवं भोजन हेतु सोने और चांदी के बर्तनों के प्रयोग की मनाही कर दी। उसने शुद्ध रेशमी अथवा जरीदार वस्त्रों एवं मानव आकृतियों के चित्र बने हुए वस्त्रों पर भी रोक लगा दी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मालवा गांव, साहलेपुर गांव व गोहना कस्बे के हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था? कौन से सुल्तान ने मालवा गांव, साहलेपुर गांव और गोहना कस्बे के हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया था? फिरोज तुगलक ने। द नंबर ऑप्शन। फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली के निकट मालवा गांव के एक मंदिर को इसलिए ध्वस्त कराया गया कि हिंदुओं ने वहां एक तालाब हौज बनाया था, जहां एक उत्सव होता था जिसमें हिंदू पुरुषों और महिलाओं के अलावा मुसलमान भी भाग लेते थे। इसी प्रकार उसने साहलेपुर गांव और गोहना कस्बा में बनाए गए एक मंदिर को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने हाजिब ए हिंदुआन नाम की एक संस्था स्थापित की? किस सुल्तान ने हाजिब ए हिंदुआन नाम की एक संस्था स्थापित की जिसका काम शायर या स्थानीय हिंदू ओहदेदारों का दरबार आने पर उनकी अगवानी करना था? तो यह स्थापित करवाया था फिरोज तुगलक ने। फिरोज के युग को बढ़ती हुई असहिष्णुता का युग माना जा सकता है, लेकिन इसी युग में संगीत, औषधि आदि पर लिखी गई संस्कृत पुस्तकों का सबसे अधिक संख्या में फारसी में अनुवाद किया गया। फिरोज ने हिंदू सरदारों के साथ आदर भरा बर्ताव किया। उनमें से तीन को तो उसके दरबार में फर्श पर भी बैठने दिया गया, जिसे जिसे एक दुर्लभ सम्मान माना जाता है। फिरोज ने हाजिब ए हिंदुआन नाम की एक संस्था स्थापित की जिसका काम शायर या स्थानीय हिंदू ओहदेदारों का दरबार में आने पर उनकी अगवानी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिकारी पर दरबार के शिष्टाचार बनाए रखने की जिम्मेदारी थी? कौन से अधिकारी पर दरबार के शिष्टाचार बनाए रखने की जिम्मेदारी थी? अमीर ए हाजिब। बे नंबर ऑप्शन। अमीर ए हाजिब दरबार के अनुशासन व अमीरों के पदानुक्रम के निर्धारण से संबंधित था। सर ए जानदार प्रमुख अंगरक्षक, अमीर ए मजलिस राज के उत्सव समारोह व दावतों से संबंधित, दबीर ए मुमालिक दीवान ए इंसा विभाग में विदेशी पत्राचार में मुख्य भूमिका। सल्तनत काल में मुनही थे। मुनही किसे कहा जाता था सल्तनत काल में? तो मुनही कहा गया था और गुप्तचरों को। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था के संबंध में किसने लिखा? इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था के बारे में किसने लिखा कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के दो सिंह बने थे?
जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता, उनकी फरियाद सुनकर तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाती थी। सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के दो सिंह बने हुए थे, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता, उनकी फरियाद सुनकर तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाती थी। कौन से किस इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था के बारे में यह किसने लिखा था? इब्न बतूता ने। बे नंबर ऑप्शन। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था के संबंध में इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के दो सिंह बने हुए थे, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटों को बजाता, उनकी फरियाद सुनकर तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाती। न्याय विभाग प्रारंभ से ही केंद्रीय विभाग था। सुल्तान के विभिन्न प्रांतों में काजी उल कुजात की सिफारिश से काजियों की नियुक्ति करता था। मुख्य नगरों के अमीर ए दाराद को भी वही नियुक्त करता था या पदच्युत करता था। उनका तबादला भी सुल्तान ही करता था। सुल्तान के बाद काजी उल कुजात ही सर्वोच्च न्याय अधिकारी था। इल्तुतमिश ने अनेक हिंदू सरदारों को अपने क्षेत्रों पर राज्य करने का अधिकार दिया, जहां की न्याय व्यवस्था के में हस्तक्षेप नहीं किया गया। गांव में पंचायत उन मामलों का निर्णय करती थी जो केवल हिंदुओं के विवादों से उत्पन्न होते थे। जहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद होता था, वह मामला काजी द्वारा सुलझाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक़्तिदारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की गई? इक़्तिदारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी ख्वाजा की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा। 6 नंबर ऑप्शन। इस्लामी राज्य में रक्षित गैर मुसलमानों को कहा जाता था। इस्लामी राज्य में रक्षित गैर मुसलमानों को कहा जाता था जिम्मी। जिम्मी रक्षित गैर मुसलमान। ममलूक दास अधिकारी, शरीयत, इस्लामिक कानून, समा, सूफियों का विशिष्ट संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूत और मुकदम थे। खूत और मुकदम क्या थे? ग्राम प्रधान या ग्राम मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जमींदार का शब्द प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जमींदार शब्द का प्रयोग किसने किया था? जमींदार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। बे नंबर ऑप्शन। मापन या पैमाइश का मापन या पैमाइश एक पुरानी पद्धति थी, जिसका उत्तर भारत में प्रचलन प्रत्यक्ष बंद हो चुका था। दोआब जैसे व्यापक क्षेत्र में इसका व्यवस्थित परिवर्तन अलाउद्दीन का महत्वपूर्ण योगदान था। दोआब को खालिसा के तहत लाने एवं किसानों के साथ सरकार द्वारा प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का अभिप्राय यह नहीं था कि सभी बिचौलिए समाप्त हो गए। गांव के स्तर पर ग्राम प्रधान होता था, जिसे चौधरी या मुकदम कहा जाता था। जैसे जैसे तुर्क सल्तनत की स्थिति दोआब में सुदृढ़ होती गई, वैसे वैसे रायों और राणाओं की शक्ति और अधिकार में कमी आती चली गई और उनमें से कुछ तो विस्थापित हो गए। इस प्रक्रिया में विचोलियों का एक नया समूह अस्तित्व में आया, जो परगना अथवा सिख जिला स्तर पर कार्य करने लगा। वस्तुतः ये ऐसे लोग थे जिन्हें बर्नी ने खूत कहा और जिनके लिए पहली बार खुसरो ने जमींदार शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलकर जमींदार शब्द सभी प्रकार के बिचौलियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। अलाउद्दीन के भूमि सुधारों का अभिप्राय रायों अथवा राणाओं के विस्थापन हेतु अधिक दबाव डालना था, किंतु हमें विदित है कि ऐसे बहुत से जमींदार जो सरकार को भू राजस्व की राशि की एकमुश्त अदायगी करते थे, अपना अस्तित्व 16वीं और 17वीं सदियों में भी कायम रख सके। दूसरे शब्दों में ऐसे जमींदारों के नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र खालिसा में शामिल नहीं किए गए थे। खालिसा के तहत खालिसा के तहत लाए गए क्षेत्र में अलाउद्दीन ने खुद मुकदमों और चौधरियों के विशेषाधिकार पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया। ग्रामीण अभिजात वर्ग में भी इसी वर्ग के लोग आते थे, जो बर्नी के अनुसार इतने धनी थे कि अरबी और इराकी घोड़ों की सवारी कर सके, हथियार और उत्तम वस्त्र धारण कर सके, मदिरा पान कर सके, आमोद प्रमोद की गोष्ठियों का आयोजन कर सके। उनके पास इतना अधिक धन होने का कारण था गांव की सर्वोत्तम जमीन पर उनका स्वामित्व। साथ ही जहां पूरे गांव का सामूहिक रूप से कर निर्धारण होता था, वहां वे अक्सर अपने हिस्से के भू राजस्व का बोझ कमजोर लोगों के कंधों पर डाल देते थे।
अलाउद्दीन ने न केवल कुतुब, मुकदमों और चौधरियों को अन्य लोगों की तरह ही चराई कर और घर देने के लिए बाध्य किया एवं मापन पद्धतियों के जरिए सुनिश्चित किया कि वे भू राजस्व के अपने बोझ को दूसरों के कंधों पर न डाल पाए, अपितु उन्हें भू राजस्व वसूल करने के एवज में मिलने वाली खुदी शुल्क से भी वंचित कर दिया। इस प्रकार बर्नी की अतिरंजित भाषा में वे ग्रामीण समाज के निम्नतम तबके यानी बलहारों के स्तर तक पहुंच गए। वे अब घोड़ों की सवारी करने, उत्तम वस्त्र पहनने, पान खाने की स्थिति में नहीं रह गए और उनकी स्त्रियां मुस्लिम घरों में जाकर मजदूरी करने के लिए विवश हो गई थी। हम बर्नी के इस वक्तव्य को मान सकते हैं कि दंड के भय से ये लोग आज्ञाकारी बन गए और एक चपरासी के कहने पर भी वे भुगतान के लिए आमिल के कार्यालय में जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में दासों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता था? मध्यकालीन भारत में दासों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता था? तो पालकी ढोने के लिए, दरबार में नृत्य व संगीत की प्रस्तुति देने के लिए और रईसों पर नजर रखना। तो तीनों ही कार्य जो मध्यकालीन भारत में दासों के लिए दासों का उद्देश्य होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर समूह में बहुत सारे विदेशियों को शामिल किया, इन्हें क्या कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर समूह में बहुत सारे विदेशियों को शामिल किया, इन्हें क्या कहा गया? एजा। ए नंबर ऑप्शन। मोहम्मद तुगलक ने अमीर समूह में बहुत सारे विदेशियों को शामिल किया, वह उन्हें एजा कहा करता था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में एक धर्मांतरित तेलंग ब्राह्मण खान ए जहां मकबूल को वजीर का पद प्राप्त होने अथवा एक हिंदुस्तानी मुसलमान एन उल मुल्क को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अवध का हाकिम और अम, अवध का हाकिम और बाद में फिरोज तुगलक द्वारा मुशर्रफ ए ममालिक प्रधान अंगरक्षक बनाए जाने से यह अर्थ निकाला जाना चाहिए कि उच्च जातियों के धर्मांतरित हिंदू अब अमीर समूह का प्रमुख तत्व बन गए थे। भारतीयों से अधिक विदेशियों को ही वरीयता मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेख पद्धति में वर्णित विक्रय दस्तावेज दास पत्र विधि 1230 ईस्वी के अनुसार सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो लेख पद्धति में वर्णित विक्रय दस्तावेज दास विधि के अनुसार सही नहीं है? पहला कि दास हासिल करने का महत्वपूर्ण स्रोत युद्धबंदी थे। दास हासिल करने का महत्वपूर्ण स्रोत युद्धबंदी थे। दास खुले बाजार में बेचे जाते थे। यदि दास आत्महत्या कर ले तो मालिक को उत्तरदायी होना चाहिए और उसे दंड मिलना चाहिए। दास अगर आत्महत्या कर ले तो मालिक को उसका कोई उत्तरदायी नहीं था, उसे किसी प्रकार का दंड नहीं मिलता था। 6 नंबर ऑप्शन गलत है। दस्तावेज के कार्यान्वयन के लिए रक्षपाल और शहर के निवासियों का गवाह के रूप में चुना जाना। तो ए, बे और से सही, ए, बे और दे सही है, से इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी? मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द फटकने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नजदीकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है को नष्ट करती है। बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी? को मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। शासक के शासक से उनकी नजदीकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार थी को नष्ट करती है। बलबन। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने अपने पुत्रों को कहा, कौन से सुल्तान ने अपने पुत्रों को कहा कि व्यक्तियों के ऊपर शासन करने को एक मामूली और महत्वहीन कार्य न समझो, यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गंभीरता व उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। तो यह कहा था बलबन ने। बलबन राजा के कर्तव्यों के संबंध में जो विचार रखता है वह उसकी वसीयतों वसाया से प्राप्त होते हैं। मध्यकालीन फारस की एक लोकप्रिय परंपरा यह थी कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध शासकों और राजनीतिज्ञों के वसाया को संकलित किया गया। दिल्ली के सुल्तानों में बलबन के वसाया को बर्नी ने संकलित किया।
वसाया का प्रथम भाग सुल्तान के कर्तव्य पर आधारित है। दूसरे भाग में उसने अपने पुत्रों मुहम्मद और महमूद को राजत्व के संबंध में निर्देश दिए हैं, जिनमें से कुछ ये थे। व्यक्तियों के ऊपर शासन करने को एक मामूली और महत्वहीन कार्य न समझो। यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गंभीरता व उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। राजा का हृदय ईश्वर की कीर्ति को प्रतिबिंबित करता है। यह एक निरंतर ईश्वरीय ज्योति प्राप्त नहीं करता। जो शासक कभी अपने अनेक और अति महत्वपूर्ण कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता। अतः राजा को अपने हृदय तथा आत्म की पवित्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए और ईश्वर की दया के लिए अनुग्रहित रहना चाहिए। एक अनुग्राही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छात्र से रक्षित रहता है। राजा को इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मुसलमान उसके प्रत्येक कार्य, शब्द व क्रियाकलाप को मान्यता दे और प्रशंसा करे। उसे इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि उसके शब्दों, कार्यों, आदेशों, व्यक्तिगत योग्यताओं व गुणों से लोग शरीयत के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के योग्य हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। इस प्रकार की निरंकुशता सुल्तान की हत्या का खतरा उत्पन्न करती थी। अतः उसे अपने प्रति सावधान रहना चाहिए और जनता में अपने प्रति भय की भावना जागृत करनी चाहिए। उपरोक्त कथन किस सुल्तान का है? तो उपरोक्त कथन है बलबन का। 6 नंबर ऑप्शन। बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि न्याबत खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा की दृष्टि में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने इस पर बल दिया कि राजा को शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जाती। निजामी के अनुसार उसने यह घोषणा की कि राजा का हृदय ईश्वर कृपा का विशेष कोष है और समस्त मनुष्य जाति में सत्ता को पवित्र बनाना चाहता है। उसने उसके समान कोई नहीं है। उसने माना कि राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। इस प्रकार की निरंकुशता सुल्तान की हत्या का खतरा उत्पन्न करती है। अतः उसे अपने प्रति सावधान रहना चाहिए और जनता में अपने प्रति भय की भावना जागृत करनी चाहिए। अपने पूरे शासनकाल में इसने साधारण व्यक्तियों से कोई संपर्क नहीं रखा। वह साधारण व्यक्तियों से बात करना पसंद नहीं करता था। फक्र बावनी नामक दिल्ली के एक धनी व्यक्ति ने राजमहल के अधिकारियों को रिश्वत देकर सुल्तान से भेंट करने का प्रयत्न किया, किंतु बलबन ने अपने दरबारियों का निवेदन स्वीकार नहीं किया। वह किसी भी शर्त पर राजत्व के आदर्श की महानता बनाए रखना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विभागों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके कार्य दे रखे हैं। सबसे पहला दीवान अर्ज। दीवान अर्ज जो सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित। दूसरा दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत जो धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवान ए रसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित। तीसरा दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा जो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। और चौथा दीवान ए वजारत। दीवान वजारत जो वित्तीय मामलों से संबंधित। डी, ए, बी और सी बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में फणम किसे निर्दिष्ट करता है? मध्यकालीन भारत में फणम किसे निर्दिष्ट करता है? सिक्कों को। ए नंबर ऑप्शन। तो आज की क्लास में हमने सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित 150 प्रश्न कर लिए हैं। बाकी अभी लगभग 125 और 140 प्रश्न और बचे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।